नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के माध्यम से आपके समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आपको यह विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक सहकार चैनल है। आप यूट्यूब पर यदि जाकर सर्च करेंगे और टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, तो मेरा चैनल आपको दिखेगा। और इस पर मैंने लगभग 43 से अधिक वीडियो को अपलोड किया है, जिसका संबंध सहकारी समितियों की विभिन्न गतिविधियों से है। और इसमें एक बड़ी संख्या उन वीडियो की है, लगभग 25 ऐसे वीडियो हैं जिसका संबंध सहकारी सोसाइटी से संबंधित जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित है उसके विभिन्न प्रावधानों से है। मैंने बिहार सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की चर्चा 25 चैप्टर में 25 अंकों में की है। यह आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आगे मेरी योजना थी कि मैं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 यथा संशोधित के जो विभिन्न प्रावधान हैं उनसे संबंधित वीडियो अपलोड करूं। लेकिन इसी बीच हमारे यहाँ पैक्स का निर्वाचन संपन्न हुआ। बड़े पैमाने पर पैक्सों का निर्वाचन हुआ बिहार राज्य में, और मैं बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से पैक्स निर्वाचन के लिए मास्टर ट्रेनर भी था। मैंने सभी जगहों पर जाकर, सभी प्रमंडलों में जाकर पैक्स निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों, डीडीसी, एसडीएम, बीडीओ, डीसीओ, एआरसीएस और बीसीओ आदि को प्रशिक्षण भी दिया कि निर्वाचन का कार्य कैसे संपन्न किया जाए। अब जब निर्वाचन समाप्त हो गया तो एक मेरे जहन में ध्यान आया कि जो नए पैक्स अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित होंगे, या जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं या पैक्स के सदस्य हैं अथवा विभागीय पदाधिकारी हैं, उनको जानना चाहिए कि पैक्स से संबंधित अधिनियम, विधि और नियमावली में क्या प्रावधान है, और पैक्स कौन कौन सी गतिविधि में व्यवसाय कर सकता है, उसका व्यवसाय विविधीकरण क्या है। इसको ध्यान में रखकर मैंने अब तक 4 वीडियो अपलोड किया है। पहला वीडियो तो पहले वीडियो में मैंने उन सुसंगत प्रावधानों की चर्चा की या नियमों की चर्चा की जो अधिनियम, नियमावली और विधि में है और जिनका संबंध पैक्स की गतिविधियों से है। फिर दूसरे अंक में जाकर मैंने पैक्स के लिए जो राज्य सरकार के अंतर्गत योजनाएं हैं उसकी चर्चा की। तृतीय अंक में मैंने चर्चा भारत सरकार की योजनाओं की की। भारत सरकार ने सहकार से समृद्धि के अंतर्गत पैक्सों की सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत सी योजनाएं दी हैं, जिसकी मैंने विस्तृत व्याख्या की। फिर चौथे अंक में जाकर मैंने पैक्स की कार्यकारिणी समिति के गठन में यदि कोई गतिरोध की स्थिति हो जाए नए चुनाव के बाद तो क्या विकल्प है, उस पर अपनी चर्चा दी। और इसी संदर्भ में एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने पहला अंक डाला था ट्रेनिंग सेशन के नाम से, तो उसमें ही मैंने थोड़ी सी चर्चा इस बात की कर दी थी कि जो नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष हैं, खासकर जो पहली बार या पैक्स अध्यक्ष बने हैं या जहाँ पैक्स अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं और नए पैक्स अध्यक्ष बने हैं, तो वहाँ प्रभार का आदान प्रदान कैसे होगा। लेकिन मुझसे अभी कई जिलों से पीछा की जा रही है। नवनिर्वाचित खासकर जो नए पैक्स अध्यक्ष बने हैं और जो विभागीय अधिकारी हैं या कि जो कहीं कहीं प्रभार के आदान प्रदान में दिक्कत आ रही है, तो प्रभार के आदान प्रदान से संबंधित अधिनियम में क्या प्रावधान है, इसकी विस्तृत व्याख्या संदर्भ सहित मैं आज के इस अंक में करूँगा। उम्मीद है कि यह अंक आपके लिए उपयोगी होगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ धारा 45 से। एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है यथा संशोधित है, उसके अध्याय 7 में दंड एवं प्रक्रिया की व्याख्या की गई है कि दंड क्या है, पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर की व्याख्या की गई है। और धारा 45 से इसकी शुरुआत होती है। धारा 45 में उन विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या की गई है जो अपराध की श्रेणी में आएंगे। झूठी जानकारी देना, अभिलेख नहीं सौंपना, तो उस पर मैं अभी बहुत नहीं जाऊंगा। मैंने उसकी चर्चा पहले भी अधिनियम की जब मैं चर्चा कर रहा था, जब वीडियो मैं अपलोड कर रहा था अध्याय 7 का, तो उसकी मैंने चर्चा की थी। साथ ही प्रशिक्षण के प्रथम अंक में भी मैंने इस संदर्भ की थोड़ी सी चर्चा की थी। लेकिन मैं आज सीधे 45 क से शुरुआत करता हूँ। और 45 क का जो हेडिंग ही है, जो हेड है, वह कहता है कि नए सचिव को पदभार सौंपा जाना। अब सचिव नाम से यहाँ गलतफहमी में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं है। सचिव का से अभिप्राय क्या है मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। इसमें है कि जो हमारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 है, उसकी धारा 2 को आप देखें। धारा 2 का संबंध परिभाषा से है। इसमें विभिन्न शब्दावली को परिभाषित किया गया है। तो धारा 2 की उपधारा 6 में कहा गया है कि पदधारी में शामिल है सहकारी समिति के सभापति,
उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव अथवा कोषाध्यक्ष अथवा किसी सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई अन्य व्यक्ति। जाहिर है कि जो सचिव की शब्दावली है जो 45 क में, उसका संबंध यदि हम परिभाषा में देखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो निर्वाचित व्यक्ति के लिए है। और पैक्स के संदर्भ में सचिव अध्यक्ष को ही माना चाहिए इस व्याख्या के अनुसार, क्योंकि अध्यक्ष ही भी एक निर्वाचित संस्था है। इसमें कहीं से सचिव को और प्रबंधक को जोड़ने की जरूरत नहीं है। यद्यपि पैक्स की उपविधि आप देखेंगे तो पैक्स की उपविधि की खंडिका 34 की उपखंडिका 2 में जो अभिलेख हैं, दस्तावेज है, अन्य चीज़ें हैं, उनका कस्टोडियन पैक्स के प्रबंधक को माना गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सचिव की मैंने व्याख्या कर दी कि सचिव पैक्स के लिए संदर्भ में अध्यक्ष है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ जो धारा 45 क की मैं बात कर रहा हूँ। 45 क की उपधारा 1 है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाने या सहकारी सोसाइटी का अवक्रमण, सुपरसेशन हो जाने अथवा सहकारी सोसाइटी के पदधारियों की पदावधि समाप्त हो जाने पर 3 परिस्थिति की कल्पना की गई है जिसमें प्रभार का आदान प्रदान कर देना है। पहला है कि नया सचिव निर्वाचित हो जाए, नए अध्यक्ष निर्वाचित हो जाए या नई प्रबंधकारिणी आ जाए। दूसरा है कि किसी सहकारी सोसाइटी को सुपरसीड कर जाए। आपको यह विदित होना चाहिए कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 41 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकार को यह अधिकार है कि यदि किसी सहकारी समिति में जिसमें राज्य सरकार की हिस्सा पूंजी हो या राज्य सरकार ने उसको कोई वित्तीय सहायता दी हो या उसको ऋण दिया हो या उसके द्वारा लिए गए ऋण की किसी गारंटी दी हो, तो उसमें जो धारा 41 में शर्तें निर्धारित हैं उनके आलोक में आकर उसको पदाधिकारी समिति का अवक्रमण किया जा सकता है। तो तीनों स्थिति में हो जाए तो जो अब क्या होगा, मान लीजिए कि नया सचिव निर्वाचित हो गए या जो सहकारी सोसाइटी है सुपरसीड हो गई। और तीसरी स्थिति की चर्चा है कि जो सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारियों की पदावधि समाप्त हो जाए। सहकारी सोसाइटी के पदाधिकारी को पदावधि निर्वाचन तिथि से 5 साल होती है। तो इन तीनों स्थिति में अब करना है क्या है कि जो आउटगोइंग सेक्रेटरी हैं या वैसा व्यक्ति जिसके पास सहकारी सोसाइटी के अभिलेखों का प्रभार है, तो उसकी क्या जिम्मेवारी बनती है? उसकी वह जिम्मेवारी बनती है कि वह सहकारी सोसाइटी के कार्यालय का प्रभार उस सोसाइटी के नवनिर्वाचित सचिव या उक्त सोसाइटी के कामकाज को देखने के लिए विहित प्राधिकार द्वारा उस सोसाइटी के कामकाज के प्रभार लेने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप देगा। विहित प्राधिकारी माने प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सौंप देगा। अब 3 कंडीशन है, अब नौ स्पष्ट हो जाए कि नया सचिव निर्वाचित हो जाए या सहकारी सोसाइटी की प्रबंधन समिति का सुपरसेशन हो जाए या सहकारी सोसाइटी के कार्यकाल पूरा हो जाए, 5 साल पूरा हो जाए। तो जो आउटगोइंग सेक्रेटरी हों या चेयरमैन हैं, जो भी स्थिति बनती है, पैक्स के अंदर में जो आउटगोइंग अध्यक्ष है उनकी जिम्मेवारी बनती है, या फिर जो जिसको प्राधिकृत किया गया है सहकारी सोसाइटी पैक्स के अभिलेखों को अपने पास रखने के लिए, उसको जिम्मेवारी बनती है कि जो सभी कागज़ पत्तर हैं या जो संपत्ति है वह नए सचिव को दे दे अथवा उक्त सोसाइटी के कामकाज का प्रभार लेने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप दे। यह स्थिति बनती है, बहुत स्पष्ट है। अब यहाँ एक चर्चा की गई है कि उक्त सोसाइटी के कामकाज के प्रभार लेने के लिए व्यक्ति को सौंप दे, या तो सचिव को सौंप दे या प्राधिकारी को सौंप दे। तो मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि जो निर्देशित व्यक्ति की चर्चा है इसमें अधिनियम की इस बात में कि नए सचिव को अथवा उक्त सोसाइटी के कामकाज का प्रभार लेने के लिए विहित पदाधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति मतलब यहाँ संदर्भ ऑफिसर है को सौंप देगा। या तो नए सचिव को सौंप देगा या अथवा उस सोसाइटी के कामकाज के लेने के लिए विहित प्राधिकारी का प्रभार लेने के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा निर्देशित व्यक्ति को सौंप देगा, ऑफिसर को सौंप देगा। थोड़ा सा मैं ऑफिसर को यहाँ डिटेल में थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि ऑफिसर की क्या परिभाषा है, क्योंकि अंग्रेजी संस्करण का मैं सहारा लेना चाहता हूँ। कभी कभी हिंदी संस्करण से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। तो अंग्रेजी संस्करण में कहा गया है कि ऑफिसर इंक्लूड्स ए चेयरमैन,
सेक्रेटरी, ट्रेजरर, member of a managing committee or any other person empowered by or under this act, the rules or the bylaws of the registered society to give direction in the regard of the business of society. थोड़ी सी मैंने ऑफिसर की व्याख्या कर दी, लेकिन मोटे शब्दों में आपको समझना है कि जैसे ही नए सचिव का चुनाव हो गया या सोसाइटी का अवक्रमण हो गया या पदावधि समाप्त हो गई, तो आउटगोइंग सेक्रेटरी को सौंप देना है या फिर उस व्यक्ति को सौंप देना है जो 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 प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है जिसको निर्देश दे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होगा? आपको होगा कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी शब्द है, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होगा? तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के लिए आपको देखना चाहिए जो सहकारिता विभाग की जो अधिसूचना है वो 28 दिसंबर 2008 की है और जो 31 दिसंबर 2008 की बिहार गजट के असराहा अंक में प्रकाशित हुआ था और जिसका संबंध है कि जिसके अंतर्गत बिहार सहकारिता सेवा के अधिकारियों को अधिनियम और नियमावली की जो अधिनियम की विभिन्न धाराएं और नियमावली के जो विभिन्न नियम हैं उनकी जो उनसे संबंधित जो निबंधक की शक्ति हैं उनको प्रत्यायोजित की गई थी, डेलीगेट की गई थी। इसको अब हमको देखने की ज़रूरत है, तब हम समझ पाएंगे कि विहित प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन है। तो इसको हम देखते हैं, तो इससे अवलोकन, इससे आपको भी अवलोकन करना चाहिए। तो हमको लगता है कि धारा 45A की जो शक्ति है वो मूलतः सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक सहयोग समितियाँ और सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को प्राप्त है। तो विहित प्राधिकारी की यही स्थिति बनती रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें कहा गया है। तो फिर हम धारा 45 की उपधारा 2 पर आते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यदि किसी सरकारी सोसाइटी का पदावरोही सचिव मतलब आउटगोइंग सेक्रेटरी पैक्स के संदर्भ में अध्यक्ष हुआ या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति उपयुक्त उपधारा 1 की आदेशानुसार उसके प्रावधानानुसार अपने पद का प्रभार सौंपने में असफल हो या सौंपने से इनकार करे, प्रभार नहीं दे, इनकार करे, आनाकानी करे, तो विहित प्राधिकारी जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी जो विहित प्राधिकारी है, हो सकता है उसके अपने अध्यक्ष प्राधिकारी को वह लिखित आदेश दे सकता है। लिखित आदेश द्वारा पदावरोही सचिव या सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाले व्यक्ति को अपने पद का प्रभार और ऐसे सचिव के रूप में अपने कब्जे के सभी कागज पत्र और संपत्ति नए निर्वाचन की दिशा में नए सचिव को और सुपरसेशन की दिशा में या पदावधि समाप्त हो जाने की दिशा में सोसाइटी के कामकाज के लिए नियुक्त पदाधिकारी जो प्रशासक भी हो सकता है और कभी कभी तदर्थ कमेटी भी हो सकता है, उसको स्वयं सौंपने का निर्देश दे सकेगा। अब स्थिति स्पष्ट है। 45 में नया सचिव को पदभार सौंपा जाना है और विभाग के जो अधिनियम की धारा 266 है वह सचिव की व्याख्या में अध्यक्ष को भी शामिल करता है। फिर 45(1) में है कि 3 स्थिति है, 3 स्थिति की कल्पना की गई। उसमें जैसे ही तीनों स्थिति उत्पन्न होगी उसमें प्रभार संबंधित को सौंप देना है। अब मैंने फिर ऑफिसर की व्याख्या कर दी, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की व्याख्या कर दी। अब यह कहता है कि जो यदि प्रभार का आदान प्रदान नहीं हो, देने में सफल हो, आनाकानी करे, तो जो इम्पावर्ड अथॉरिटी है वह तो स्वयं या इस निमित्त उसके द्वारा यदि किसी अधिकारी को आदेश दिया जाएगा तो वह लिखित आदेश जारी करेगा और लिखित आदेश दा के संपत्ति को कहेगा, संबंधित को कहेगा कि वो अपना प्रभार तुरंत सौंप दें। यदि नया निर्वाचन हुआ है तो नए सचिव को सौंप दें। यदि समिति सुपरसीड कर गई है या पदावधि समाप्त हो गई है तो जो प्रशासक बहाल हुए हों सरकारी कर्मचारी के रूप में या फिर जो तदर्थ कमेटी हो उनको सौंप दें। यह बहुत स्पष्ट है। यहाँ मैं थोड़ा इलोबरेट करना चाहूँगा कि जो एम्पावर्ड अथॉरिटी जिसको एक्ट का पावर है दिया है धारा 45 का, तो डीसीओ है वो अपने बीसीओ को भी आदेश दे सकते हैं कि भाई इसको आप निर्देशित कीजिए कि आप इसको प्रभार का आदान प्रदान कराएं। यहाँ स्थिति बहुत स्पष्ट है। अब आगे क्या होता है जो इसकी मैं चर्चा करता हूँ। अब धारा 45 की उपधारा 3 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अधीन निर्देश निर्गत किया गया हो उक्त निर्देश का अनुपालन करने में सफल हो, तो उसे अनुपालन नहीं करे, आनाकानी करे, टाल मटोल करे, तो उसे 6 महीना तक के कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा, मानी दोनों दंड उसको दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 1 के अंतर्गत आउटगोइंग सेक्रेटरी हो
या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको कार्यालय का प्रभार हो, उसको यदि निर्देश दिया जाए सक्षम प्राधिकार के द्वारा या सक्षम प्राधिकार द्वारा इम्पावर्ड अथॉरिटी के द्वारा सशक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो सशक्त मतलब इम्पावर्ड किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा, और यदि वो प्रभार देने में सफल रहता है तो यदि उस पर मुकदमा चलेगा तो FIR होगा, मुकदमा चलेगा तो उसको 6 महीने का दंड हो सकता है, 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है, या दोनों सज़ा हो सकती है। इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें कंडीशन भी लगाया है, मैं आगे बता दूंगा। मैं धारा 45 क की उपधारा 4 पर आता हूँ। यह क्या कहता है? यह कहता है कि यदि ऐसी ज़रूरत हो तो विहित प्राधिकारी एम्पावर्ड अथॉरिटी द्वारा लिखित आदेश द्वारा किसी पदाधिकारी को, जो अपने अध्यक्ष पदाधिकारी को है, को स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की सहायता से आउटगोइंग सचिव अथवा सचिव के पद का प्रभार धारण करने वाला व्यक्ति से कागज पत्र और संपत्ति बलपूर्वक कब्जा कर लेने और उन्हें नए निर्वाचन की दिशा में नए सचिव को और प्रबंधन समिति के अवक्रमण या पदाधिकारियों की ऑफिस बियर्स की पदावधि समाप्त हो जाने पर और निर्वाचन संपन्न नहीं हुआ हो, वहाँ सोसाइटी के कामकाज के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी को सौंप देगा। अब यह 45 क का 4 देखना है कि 45 क 4 में है कि यदि ऐसा ज़रूरत महसूस हो एम्पावर्ड अथॉरिटी को, तो अपने किसी अध्यक्ष पदाधिकारी को आदेश देगा या कि लिखित आदेश देगा कि जो स्थानीय पुलिस बल है और दंडाधिकारी हैं, उनकी सहायता से जो प्रभार है आउटगोइंग सेक्रेटरी से या अथवा सेक्रेटरी के पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति से जो भी कागज पत्र है और संपत्ति है उसको बलपूर्वक उसको अधिग्रहित कर ले, बलपूर्वक लेके संबंधित को, जो नया सेक्रेटरी है या जो अवक्रमण की दशा में या में जो प्रशासक है, उसको सौंप दे। यह स्पष्ट प्रावधान है। तो हम लोग जब DCO थे तो हम लोग करते थे कि इसमें एक आदेश निकाल के किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम देते थे, इसकी चर्चा मैं अंत में आपसे करूँगा। और मैं फिर पुनः प्रावधान पा जाता हूँ। फिर धारा 45 का मैंने चर्चा कर दिया। धारा 45 के क में उपधारा 1, 2, 3, 4 तक की मैंने चर्चा आपसे कर दी। अब मैं धारा 45 ख की थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, तो उसका संदर्भ पदाधिकारियों के लिए खासकर है। यह कहता है कि जो अधिकारी निरीक्षण अथवा जांच के लिए अपेक्षा करने पर रजिस्ट्रार या सहकारिता विभाग के किसी अन्य राजपत्रित पदाधिकारी के निर्देश पर सहकारी समिति का सचिव अपेक्षित कागज पत्र और दस्तावेज उसे सौंप देगा, उस पदाधिकारी को सौंप देगा। यहाँ मैं थोड़ा सा 45 ख का उद्योग लिख कर देता हूँ कि यहाँ जो निरीक्षण और जांच का अधिकार है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार को भी है। जो अधिसूचना में जो पावर का डेलीगेशन है उसको देखने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मैंने चर्चा की, उसको सौंप देगा। और 45 ख 2 यह कहता है, 45 ख 2 की उपधारा 2 कहता है कि सहकारी सोसाइटी का सचिव या कार्यालय प्रभारी के असफल रहने या इनकार करने पर, टाल मटोल करने पर 6 महीना तक का कारावास या 500 रुपया जुर्माना होगा अथवा दोनों से दंडनीय होगा। यह अपराध संज्ञेय हो गया। ये ऑप्शन, इसकी चर्चा मैंने अपने अधिकारियों के लिए की है कि वे प्रायः जांच का कोई मैटर आ गया या इंस्पेक्शन का इशू आ गया और यदि उन्हें दस्तावेज सरकारी समिति नहीं उपलब्ध कर रही हो, इसमें पैक्स भी आता है, तो उनके पास क्या अधिकार है। यह 45 ख को उनको देखना चाहिए। 45 ख में 1 में जो निर्देश है, 45 ख 2 में जो सजा दी गई है। और 45 ख 3 की भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। 45 ख 3 है कि सभी अभिलेख या दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहने या प्रस्तुत करने से इनकार करने या प्रस्तुत करने से अपने को बचाने पर क्या होगा, तो जो निर्देश निर्गत करने वाला अधिकारी है वह करेगा कि स्थानीय पुलिस और दंडाधिकारी की सहायता से बलपूर्वक उस सोसाइटी का सभी अभिलेख और दस्तावेज सीज कर लेगा। यह एक्ट का प्रावधान है। अब थोड़ा सा मैं धारा 47 पर आता हूँ। धारा 47 पर आता हूँ कि अपराध का संज्ञान है। यह कहता है कि जो अपराध होगा इस तरह का इस श्रेणी में, उसकी सुनवाई द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी के न्यायालय में ही होगा। थोड़ी सी चर्चा मैं धारा 47 की उपधारा 2 की भी कर देता हूँ। वह कहता है कि धारा 45 की उपधारा ग को छोड़कर
गौ की मैंने चर्चा नहीं की है, पहले चर्चा कर चुका हूँ। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध को अपराध की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रयोजनार्थ संज्ञेय माना जाएगा, कॉग्निजेबल माना जाएगा। अब भारतीय जो अपराध दंड प्रक्रिया संहिता है, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहलाता है, ये हमको जानना चाहिए। तो उसके अंतर्गत ही कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा, जो प्रभार के आधार पर से संबंधित चीज़ है। लेकिन एक राइडर भी है, तो राइडर की मैं चर्चा कर देता हूँ। तो राइडर है कि धारा 47 की धारा 3 में कहा गया है कि निबंधक की पूर्वानुमति के बिना इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई मतलब एफआईआर और अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी, तथा निबंधक किसी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह उस व्यक्ति की सुनवाई का अवसर न दे, उसका पक्ष नहीं सुन ले। यह बहुत ही स्पष्ट है धारा 47 की धारा 3 में। तो मैंने प्रावधानों की चर्चा की। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पाता हूँ कि जैसे ही जहाँ प्रभार का इशू आता था तो हम लोग निर्देश देते थे संबंधित अध्यक्ष को कि भाई उनको प्रभार ग्रहण कीजिए, प्रभार दीजिए, प्रभार आप क्यों नहीं दे रहे हैं। या फिर संबंधित विषयों को निर्देश देते थे कि आप स्थिति का आकलन कीजिए, आखिर प्रभार क्यों नहीं हो रहा है। फिर यदि किसी अध्यक्ष ने आवेदन दिया कि भाई हमको प्रभार गोदाम का, अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, पहले तो अभिलेख का प्रभार था, उसके बाद गोदाम का प्रभार आया, फिर कंप्यूटर है, मुख्यमंत्री की संयंत्र है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं पैक्स के पास। अब तो अभिलेख तो कागजात की श्रेणी में है और बाकी की संपत्ति की श्रेणी में है। तो उसके प्रभार की यदि कोई इशू आता था तो हम लोग कहते थे कि चलो जो संबंधित क्लस्टर के जो बीसीओ थे उनको पत्र देते थे कि जांच करके आप स्थिति स्पष्ट करें। तो बीसीओ द्वारा जो जांच प्रतिवेदन दिया जाता था उसके आधार पर हम लोग दो चीज़ करते थे। एक चीज़ करते थे कि प्रथम जो संबंधित व्यक्ति है उनको नोटिस देते थे, उनको नोटिस देकर उनको कहते थे कि भाई आप सुनवाई में आइए और क्यों नहीं प्रभार दे रहे हैं बताइए। अब संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिया जाए, एक बार पुनः नोटिस दिया जाए, तो वह यदि नोटिस को कॉग्निजेंस नहीं लेता था तो हम लोग इसमें करते थे कि जो स्थानीय एसडीओ हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम लोग पत्र देखते थे और पत्र देकर कहते थे कि नहीं इनके गोदाम का या और संबंधित जगह जहाँ इन्होंने संपत्ति रखी है कि जो कागजात रखा है उसका इन्वेंट्री कराया जाए। तो उसका संबंधित एसडीओ दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की या पुलिस बल की नियुक्ति करते थे। उसका बजाबते से इन्वेंट्री होता था, सीजर लिस्ट बनता था, गवाह का सिग्नेचर होता था, वीडियोग्राफी कराया जाता था और फिर प्रभार प्रदान कर दिया जाता था। यह एक रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता है कि नहीं तो कभी कभी हम लोग देते थे कि स्थिति नहीं बन रही है, वो आदमी भागा हुआ है या ऐसा कुछ है नहीं जहाँ उसका पता नहीं कि इन्वेंट्री कहाँ कराया जाए, तो उसको लिए हम उस पर हम लोग एफआईआर का ऑर्डर करते थे संबंधित बीसीओ को कि आप इन पर प्राथमिकी दर्ज करें और बीसीओ द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाता था। तो एक चीज़ है कि जब इन्वेंट्री हो गया तो चलिए ठीक है, अब इन्वेंट्री हो गया मामला सुलझ गया। लेकिन जहाँ एफआईआर दर्ज हो गया तो एफआईआर दर्ज होने पर तो वही मुकदमा चलेगा, उसमें हो सकता है कि सज़ा भी हो जाए। तो जो संबंधित व्यक्ति हैं, पहले जो हमारे संबंधित अधिकारी हैं, जो धारा 45 का जो प्रावधान है या फिर धारा 45 के क में या धारा 45 के ख में या फिर धारा 47 के जो प्रावधान है, पहले उसका अवलोकन कर लें, उसमें विस्तृत विवेचना की गई है और उसके अंतर्गत आप तो इन्वेंट्री कराएं या प्राथमिकी दर्ज करें, लेकिन उस संबंधित व्यक्ति को एक बार सुनने उनको एक बार या दो बार सुनने का अवसर दें। ये यदि आप प्रक्रिया अपनाएंगे तो इससे प्रभार के आदान प्रदान में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। लेकिन तो इस चीज़ को भी देखना है कि जो मान लीजिए गोदाम है तो गोदाम का आता इन्वेंट्री करा देंगे और यदि गोदाम में आपको अभिलेख नहीं मिले तो अभिलेखों के लिए तो एक सुविधा हो गया है कि बहुत चीज़ ऑनलाइन हो गया है, ऑडिट भी ऑनलाइन होना शुरू हो गया है या ऑडिट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल है। और यदि आपको जो कंप्यूटर है, मुख्यमंत्री हरित संयंत्र योजना है, उसका जो संयंत्र है नहीं मिला तो उसके लिए क्या करना है, यह भी आपको सोचना है और उसका कहाँ इन्वेंट्री होगा इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अमूमन इस तरह की स्थिति कभी आती है, लेकिन जब भी आती है तो इसका त्वरित निष्पादन करना चाहिए, इस पर वेट नहीं करना चाहिए। और जो हमारे संबंधित अध्यक्ष हैं जिनको प्रभार नहीं मिलना है और तुरंत संबंधित डीसीओ को सूचित करें और डीसीओ इस पर अपनी कार्रवाई करेंगे। तो आज तक के अंक में इतना ही। मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर एक नए अंक के साथ मैं आपसे उपस्थित होऊंगा। मैं एक नया अंक मैं इस पर लाना चाहता हूँ कि आजकल कई जगह से पैक्स जो प्रबंधक हैं जो पहले से चले आ रहे हैं और जो नया कार्यकारिणी समिति खासकर अध्यक्ष आ गए हैं, उनके बीच कहीं कहीं विवाद की स्थिति बन रही है।
तो उस समय उसके संबंध में क्या प्रावधान है, अधिनियम का क्या प्रावधान है, नियमावली क्या कहता है, उपविधि क्या कहती है, और जो आदर्श पैक्स कार्मिक सेवा नियमावली है उसमें किन प्रावधानों की चर्चा है, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि एक संक्षिप्त वीडियो आपके मार्गदर्शन में रखूँ। मैं तब तक आपसे विदा लेता हूँ इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहाँ जहाँ प्रभार की समस्या आ रही है वहाँ विभागीय प्राधिकारियों से अनुरोध है कि जो धारा 45 है, फिर धारा 47 है, उसका थोड़ा सा अवलोकन कर लें कि क्या स्थिति बन रही है प्रभार देने में, खासकर जो चैप्टर 7 में अपराध और शास्ति में है, और त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद।